हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज है डे 66 और आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर लीगली अलाउड टू बी कल्टीवेटेड इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है जो भारत में कानूनी रूप से खेती करने की अनुमति देते हैं। जीएम सरसों, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। ठीक है, मेनली हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा जो अभी फिलहाल यूज हो रहा है वो बीटी कॉटन बस यूज होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल दो जो है हमारा यूज हो रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, ना ही अभी हम जीएम सरसों का सही तरीके से पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं कानूनी रूप से, ना ही बीटी बैगन का। ठीक है, इसमें कुछ समस्याएं हैं, ऐसे में सर बीटी कपास चल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। जूनो, सैटर्न, कैसनी, जुपिटर और मंगलयान। मार्स में देखें तो यहाँ पर हम बात करें जो जूनो है, जूनो तो बृहस्पति के लिए है, तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जूनो जो है बृहस्पति का है। इसी हिसाब से कैसनी की बात करें तो ये सैटर्न का है, शनि का है, जबकि मंगलयान जो है वो मंगल के लिए भेजा गया था, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो अंदर थर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड ओनली, मंगलयान मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोगाणु रहित प्रतिरोध के लिए मुख्यतः जब कई बार माइक्रोब्स के जो रेजिस्टेंस बन जाते हैं कि हमारी बॉडी काम ही नहीं करती किसी प्रकार के माइक्रोब से, माइक्रोबियल के लिए कई बार हम जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ऐसे में बॉडी इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, अपन देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज ड्रग रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सुपरबग्स। रोगाणु रहित प्रतिरोध जिसे दवा प्रतिरोध भी कहा जाता है, सुपरबग के निर्माण का कारण बनता है। It happens when a microorganism change when they are exposed to antimicrobial drugs used to treat the infection they cause। यह तब होता है जब सूक्ष्म जीव संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रोगाणु रोधी दवाओं के संपर्क में आने पर बदल जाते हैं। India is home to several drug resistant bugs which are spreading fast and have been noticed even in the operation theaters and intensive care units of several well regarded hospitals। भारत कई दवा प्रतिरोधी बगों का घर है जो तेजी से फैल रहे हैं और कई प्रतिष्ठित अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर और गहन देखभाल की इकाइयों में भी देखे गए। मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करें रोगाणु रहित प्रतिरोधों के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। रेजिस्टेंस के रूप में ड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद जो माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, मेनली एक्सपोजर के आने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो आराम से ये जो हमारी दवाइयां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, और तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, पहला दिया हुआ है एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, यह जो है खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों की मंजूरी के लिए सर्वोच्च निकाय है। बिल्कुल, तो ये जो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इंडिया इज It is responsible for approval for proposal relating to release the genetically engineered organism and products including the experiment। तो किसी प्रकार के उत्पाद जो क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड है उनको अप्रूवल देने का अधिकार ये करता है, तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following best describe the Google station that was in news recently। जो गूगल स्टेशन है, ठीक है, उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करता है, तो मेनली हमारा गूगल स्टेशन क्या था, गूगल के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अ पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म, एक सार्वजनिक वाईफाई ठीक प्लेटफॉर्म यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हाल ही में इस पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज अ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल, तो ये सतह से सतह पर मार कर सकती है, पहला और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड्स अबाउट 15,000 किलोमीटर अवे, 15,000 किलोमीटर दूर तक 1 टन परमाणु हथियार पहुंचा सकती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लगभग जो ये दूर है वो 5,000 से, इसकी जो रेंज है 5,000 से 6,000 के बीच में, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका अगर आंसर देखें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में खबरों में रहा परसिवियरेंस क्या है, परसिवियरेंस विच आज रिसेंटली न्यूज। तो मेनली हम अपन देखते हैं यहाँ सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च बाय जाक्सा, ठीक है, उसके अलावा जापान या जाक्सा के द्वारा स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च या मार्स रोवर पार्ट ऑफ नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो मुख्यतः ये क्या है, नासा के मंगल अन्वेषण से संबंधित कार्यक्रम था, ठीक है, जिसमें अपन ने मार्स रोवर भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। With reference to the 30-meter telescope, which of one of the following statement is are correct? 30-meter telescope के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It will help scientists detect black holes which may be residing in far off galaxies. यह वैज्ञानिकों को दूर की आकाशगंगाओं में स्थित ब्लैक होल का पता लगाने के लिए ठीक मदद करेगा। दूसरा, a total of 8 organizations from different parts of the world are part of the construction of the 30-meter telescope. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल 8 संगठन 30-मीटर टेलीस्कोप के निर्माण का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारे, क्योंकि ये क्या करता है, आकाशगंगाओं के ब्लैक होल की पता लगाने में सहायता करता है। उसके अलावा अलग अलग इसके जो 8 ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, विभिन्न हिस्सों में है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। With reference to India's geographical information system, भुवन consider the following statement। भुवन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है, भुवन offers detailed imaginary Indian location with resolution of up to 1 meter, ठीक है। भुवन जो है 1 मीटर तक के रेजोल्यूशन के साथ भारतीय स्थानों का विस्तृत इमेजनरी प्रदान करता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 मीटर तक की सूचना प्रदान करता है। It allows users to view 2D and 3D images along with information on terrain and water resources। 2D और 3D जो है हमारी छवियां प्रदान कर सकता है ये, ठीक है, भूभाग की और जल संसाधनों की। इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गवर्नमेंट डाटा एंड कुड बी यूज्ड अ टूल फॉर अर्बन डिजाइन। ये सरकारी डेटा की मेजबानी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग शहरी डिजाइन, समोच्च मानचित्रण और मानचित्रण के लिए किया जा सकता है। अगर वो हमें 2D और 3D इंफॉर्मेशन दे सकता है तो ऐसे में उसका क्या डायग्राम या फिर उसके मानचित्र मैपिंग कर सकते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 आर दी करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What are the unique features of BrahMos? BrahMos क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा है। पहला दिया हुआ है, BrahMos is a single stage missile with only solid propellant booster engine। BrahMos जो है एकल चरण मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये एकल चरण नहीं है, 2 चरण में है। एक बूस्टर प्रोपेलेंट होता है और उसके बाद ये रैमजेट इंजन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर इंजन यूज किए गए, 2 स्टेज मिसाइल पर कार्य करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एट प्रेजेंट द मिसाइल हैज अ फ्लाइट रेंज ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है। तो 600 किलोमीटर की इसकी रेंज नहीं है, इसकी लगभग जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक की है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया एंड रशिया स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस इन 1998 व्हिच इज बेस्ड ऑन द रशियन, ठीक है। भारत और रूस ने 1998 में ब्रह्मोस का विकास शुरू किया जो रूसी याकोट एंटी-शिप मिसाइल पर आधारित है, ठीक। तो मेनली अगर हम बात करें तो 1998 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। 2005 में पहली ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो ज्वाइन कर ली गई थी, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, बाकी पहले और दूसरे गलत हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि ICANN क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। तो मुख्यतः ये क्या करता है, जो इंटरनेट से संबंधित हमारे IP एड्रेस है या डोमेन नेम है वो उपलब्ध कराता है। देखते हैं, ICANN इज एन यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, अगर देखा जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, अलग तरीके से कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ICANN सेट्स द पब्लिशेस रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड रिलेवेंट टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल इंक्लूडिंग रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, टेलीफोन एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो मेनली इसका जो काम है वो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार या प्रशासनिक नियम और मानक निर्धारित करना नहीं है। हमने क्या देखा था, ICANN का उद्देश्य क्या है, IP एड्रेस और डोमेन नेम का निर्धारण करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पूछा गया सही उत्तर क्या होगा, दोनों ही सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो हमारे एट CERN फिजिसिस्ट्स एंड इंजीनियर्स आर प्रोबिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। जो CERN प्रयोगशाला है वियना के पास ऑस्ट्रिया जर्मनी सीमा पर स्थित है। जो CERN प्रयोगशाला है वो मेनली आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा में मिलेगी, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। द CERN लैबोरेटरी सिट्स एस्ट्राइड ऑस्ट्रिया जर्मनी बॉर्डर नियर वियना की बात कर रहे हैं भारत, तो ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अलग दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर ब्रह्मांड की मूल संरचना की जांच कार्य कर रहे हैं। जो फिजिसिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेनली किस पर कार्य कर रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, द CERN लैबोरेटरी सिट्स एस्ट्राइड द ऑस्ट्रिया जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी में नहीं है, ये कहां पर है, मेनली आपने बात की जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द सन इन 2016 में सन क्या बना, भारत जो क्या है सहयोगी सदस्य बन गया था। तो पहला और तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेजोनिया 1 ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS सैटेलाइट लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द इंडिया यूजिंग PSLV C51 विल गिव इंफॉर्मेशन ऑन, जो भारत के द्वारा PSLV C51 द्वारा उपयोग करके क्या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया को भेजा गया है, ठीक, वो किससे संबंधित है, लैंड एंड वाटर बॉडीज बिलो, फार्म लैंड्स एंड क्रॉप एक्सटेंट, रिमोट सेंसिंग डाटा to users for monitoring deforestation in the Amazon regions and analysis of diversified agriculture and across the Brazilian territory। Amazon क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजीलियाई क्षेत्र में विविध कृषि की विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए रिमोट सेंसिंग का डाटा उपलब्ध कराना। तो मुख्यतः अमेजोनिया किससे संबंधित है, हमारे अमेजोन क्षेत्र से संबंधित है, वनों की संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू निर्भय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निर्भय के संदर्भ में, ठीक, पहला दिया हुआ है इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बिल्कुल ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। द रेंज ऑफ निर्भय मिसाइल इज मोर देन 2000 किलोमीटर, ठीक है। निर्भय की जो रेंज है वो 250 से 1000 किलोमीटर तक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2, ओनली 1। चलिए, ठीक, ओनली 2, ठीक है। ऑप्शन ए जो हमारा केवल 2 है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ तेहुआ लाइट व्हिच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तेहुआ लाइट है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। किससे संबंधित होगा, चाइना जापान जगह से संबंधित होगा, ठीक है। तेहुआ लाइट का सबसे अच्छा वर्णन करता है चाइना फर्स्ट एंड ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर रिसेंटली डिप्लॉयड टू पेट्रोल द कंटेस्टेड साउथ चाइना सी, चीन का पहला और एकमात्र विमान वाहक पोत है। दूसरा, साइबर एस्पियोनेज ग्रुप दैट टारगेट्स इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक साइबर जासूसी समूह है, ठीक। तीसरा, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम यूज्ड टू स्ट्राइक टाइम सेंसिटिव टारगेट्स सच एज वेपन्स ऑफ मास, ये एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है। या चौथा, चाइनीज कंप्यूटर सिस्टम व्हिच वाज रिसेंटली नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, चीनी कंप्यूटर एक प्रकार का जो कि अभी तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है। तो मेनली ये क्या है, एक प्रकार का चीनी कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो हमारा ताइयो लाइट है वो अभी तक का क्या सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं विद रेफरेंस टू हाइपरलूप रिसेंटली इन द न्यूज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। हाइपरलूप के संबंध में देखते हैं। हाइपरलूप इज अ फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कांसेप्ट दैट इंटेंड्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल टू देयर डेस्टिनेशन एट सुपर स्पीड्स, ठीक। हाइपरलूप में भविष्य की क्या है, परिवहन अवधारणा, जिसका उद्देश्य लोगों को सुपर स्पीड पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हाइपरलूप में एक प्रकार से ठीक अंदर एक सुरंग के रूप में देखा जाएगा। ये जो हाइपरलूप में जो अंदर ट्रेन प्रकार की एक चीज चलेगी, वो क्या किसी भी प्रकार से किसी भी पटरी पर नहीं चल रही होगी, ये एक प्रकार से मैग्नेटिक थ्रू चलेगी, जिससे किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा। तो हाइपरलूप के द्वारा हम बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सुपर स्पीड की बात यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल लॉसेस एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आर द मेन इंपेडिमेंट्स इन इंप्लीमेंटिंग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा फ्रिक्शन का या घर्षण की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से टच नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर चलेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to internet of things sometimes seen in the news which of the following statement are correct। IoT के बारे में पूछ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछ रहा है, चीजों का इंटरनेट है, वस्तुओं को जब हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। IoT जनरली रिफर्स टू सिनेरियोज वेयर नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी एक्सटेंड टू ऑब्जेक्ट, सेंसर एंड एवरीडे आइटम्स, ठीक है। तो IoT क्या है, एक प्रकार से आमतौर पर एक प्रकार का नेटवर्क है, जहां पर हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वस्तुओं को कनेक्ट कर रहे हैं, सेंसर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोजमर्रा की जो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं उसका, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। IoT डिवाइसेस एंड सर्विसेज कैन सर्व एज पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स फॉर साइबर अटैक एंड एक्सपोज यूजर डाटा टू थ्रेट। IoT डिवाइस और सेवाएं साइबर हमले के संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं, ठीक है। इन पर अगर एक प्रकार से इंटरनेट से जोड़ रहे हैं तो इंटरनेट पर साइबर अटैक हो सकती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट हो जाएगा। IoT इंप्लीफाइज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग। IoT बढ़ी हुई निगरानी और ट्रैकिंग की संभावना के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। जैसे इंटरनेट पर बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, ठीक, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इंक्रीज सर्वेलेंस ट्रैकिंग होने लग जाएगी, ऐसे में इसकी संभावना चिंताओं को बढ़ा देता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है। वरुण 2021 के बारे में देखते हैं। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया यूएसए, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो एक के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। तो ये मुख्यतः जो वरुण है वो किसके बीच में हुआ है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू फाल्कन 9 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ 3 स्टेज रॉकेट डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेसएक्स। फाल्कन 9 के संदर्भ में यह स्पेसएक्स द्वारा डिजाइन और निर्मित एक 3 चरण वाला रॉकेट है। इट वाज डिजाइन्ड फ्रॉम द आउटसेट ऑफ डिलीवर ह्यूमन इनटू स्पेस। इसे शुरू से ही मनुष्यों के अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्पेसएक्स द्वारा जो डिजाइन किया गया है ये 3 स्टेज नहीं है, 2 स्टेज है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि से क्या किया गया है, ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने के लिए अभी हमने जब बात की थी, सुनीता विलियम्स की बात की थी, स्पेसएक्स उसे लाने वाला था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इसी प्रकार के हमारे क्या यूज किए थे, रॉकेट का यूज किया था। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारी क्या है, डिफेंस शील्ड है, उसके बारे में कथन है कुछ। इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम। यह स्वदेशी रूप से विकसित इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द बीएमडी इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ व्हिच, ठीक, बीएमडी को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक प्रकार की इंटरसेप्टर प्रणाली है कि अगर किसी प्रकार से भारतीय क्षेत्र पर मिसाइल आती है तो उसे इंटरसेप्ट करना और उसे वो हवा में ही समाप्त करने का कार्य होगा बीएमडी के द्वारा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है जो कि डीआरडीओ द्वारा ही बनाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, जिससे भारत का बाहुबली भी कहा जाता है। यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। हमारा स्टेटमेंट सही है। इट विल क्या है, मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। इट कैन लिफ्ट सैटेलाइट वेइंग 6 टन्स टू स्पेस, ठीक है। मुख्यतः भी ये 6 टन्स के लिए नहीं बनाया गया है, 4 टन तक के स्पेस को बनाया गया है। लगभग हम 5700 किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 6 टन तक अभी नहीं पहुंचा है। इट इज पावर्ड बाय क्रायोजेनिक इंजन। इसमें जो तीसरा स्टेज होता है वो क्रायोजेनिक इंजन के रूप में यूज होता है। तो बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड हमारे करेक्ट होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाविक, navigation with Indian constellation, which of the following statement are correct? It is a system which will have 8 satellite in orbit। मुख्यतः नाविक में 7 सैटेलाइट यूज किए गए हैं, ठीक है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कक्षा में 7 सैटेलाइट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। It will provide positioning information in the Indian region and 1500 किलोमीटर अराउंड द मेनलैंड। लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर हमें क्या करेगा, पोजीशनिंग या अवस्थान उपलब्ध कराएगा, स्थिति उपलब्ध कराएगा, ठीक है। हमारा पहला सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। It will provide 2 levels of service, the standard positioning service for civilian and a restricted service for defense use, ठीक है। तो मुख्यतः एक प्रकार की का एक स्टैंडर्ड मानक हमारी अवस्थान प्रणाली सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जहां पर वो नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। लगभग 20 मीटर तक की रेंज में आपको क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन स्थिति देगा। दूसरी सर्विस है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो मुख्यतः रणनीतिक रूप से रक्षा के द्वारा प्रयोग की जाएगी या सरकार द्वारा प्रयोग की जाएगी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 8 नहीं है 7 है। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोनरी स्टेंट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू कोरोनरी स्टेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेट। कोरोनरी स्टेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हार्ट ब्लॉक्स। कोरोनरी स्टेंट का उपयोग हृदय ब्लॉक को इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोरोनरी स्टेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। कोरोनरी जो स्टेंट है वो आवश्यक दवाओं के रूप में राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 बोथ 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बारे में स्टेटमेंट है। अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इमर्ज इन यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इट वाज आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वुहान, ठीक है। चीन में ये वुहान में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, पहचाना गया था। हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ द वुहान कोरोना वायरस ऑन 30 जनवरी 2020, ठीक है। 30 जनवरी को पहला जो मामला दर्ज किया गया था भारत में। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकीला, ठीक है। अकीला क्या है, अकीला की बात करते हैं तो अकीला क्या है, फेसबुक द्वारा चालू किया गया था इंटरनेट सुविधाओं के लिए। इट इज इनिशिएटिव ऑफ गूगल लॉन्च्ड इन द कोलैबोरेशन विद टाटा ट्रस्ट टू एजुकेट वुमेन इन रूरल इंडिया ऑन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। मेनली ये गूगल के द्वारा नहीं किया गया था, फेसबुक के द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। Rather than use underground fiber optic cables or construct cell towers to connect users, it will use balloons that float in the stratosphere। मेनली ये क्या था कि अगर जो हमारे उपग्रह हैं, उपग्रहों से अगर हमें इंटरनेट प्राप्त करना है तो उसके लिए अकीला में सिस्टम क्या था, फेसबुक में ड्रोन के द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए किया गया था, इंटरनेट का यूज करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। पूछा क्या करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में स्टेटमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन प्रोसेस टाइम सेंसिटिव डाटा व्हेयर एज कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा दैट इज नॉट टाइम ड्राइवन। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग समय संवेदनशील डाटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है, जबकि एज कंप्यूटिंग का उपयोग ऐसे डाटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है जो समय संचालित नहीं होता है। मेनली जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग है वहां पर अपन क्या देखते हैं, ऐसे ठीक है कि ये समय से संचालित नहीं होता है, क्योंकि हमारे वहां पर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा इंटरनेट या टाइम सही तरीके से नहीं चल रहा है तो ऐसे में वो डाटा नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये चीज उल्टी लिखी हुई है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जो वो डाटा जो कि नॉट टाइम ड्राइवन है, और दूसरा जो एज कंप्यूटिंग है वो टाइम ड्राइवन होगा, टाइम सेंसिटिव डाटा है जो कि एज में रखा जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो बल्कि बहुत ज्यादा लास्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रेफर्ड ओवर एज कंप्यूटिंग इन रिमोट लोकेशंस। दूरस्थ स्थानों में एज कंप्यूटिंग का तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग की प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। दूरस्थ स्थानों में इंटरनेट की समस्याएं होगी तो ऐसे में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करना पाना मुश्किल होगा, जबकि एज कंप्यूटिंग का हम उपयोग कर पाएंगे। अंतिम जो हमारे कंप्यूटर है उनका उपयोग हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सही उत्तर में अगर देखें तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one among of the following are correct context to characteristics of big data? ठीक है, बिग डाटा की विशेषताएं देखते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, बड़ी मात्रा, होमोजेनियस डाटा, कंसिस्टेंट डाटा, हाई स्पीड डाटा जनरेशन, उच्च गति डाटा उत्पादन। तो मेनली बिग डाटा में क्या क्या आता है, हमारा डेटा की जो बड़ी मात्रा होती है और उच्च गति से डेटा का उत्पादन होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैसेज 1G TDMA, 2G CDMA, 3G WCDMA और 4G FDMA। तो मेनली अपन बात करें यहाँ पर अगर देखें तो 4G जो हमारा है वो OFDMA है, ठीक है। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज होती है मल्टीपल एक्सेस के रूप में, जबकि हमारा जो 3G है वो WCDMA और 2G CDMA में यूज होता है, ठीक। तो टाइम डिवीजन 1G में तो था ही नहीं कि हम एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल तो कर नहीं सकते थे। ऐसे में 1G जो है TDMA नहीं होगा, 2G और 3G यहाँ पर सही हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड सही है हमारे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा। एसक्यूएल इंजेक्शन किससे संबंधित है, कोविड-19, साइबर क्राइम, क्रिटिकलिटी ऑफ यूरेनियम या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। मुख्यतः ये क्या था, एक प्रकार की एसक्यूएल हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मुख्यतः एक प्रकार का ऐसा डाटा जो प्रोग्राम में डाला जा सके और बाद में हैक किया जा सके। तो इसे क्या साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ D10 क्लब? निम्नलिखित में से कौन D10 क्लब का हिस्सा है, ठीक है। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। मेनली जो D10 क्लब बनाया गया था वो तो चाइना ही जो टेक्नोलॉजी में 5G या 6G की फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहा था, उसको ध्यान में रखकर ये 10 कंट्रीज का ग्रुप बनाया। तो ये चाइना के खिलाफ ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना शामिल नहीं होगा। तो अगर हम देखें चाइना शामिल नहीं होगा तो ऐसे में 2 वाले, ठीक है, BCD अगर हम देखें वो हट जाएंगे, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस BT कॉटन, क्राई 1AB, BT ब्रिंजल, CP4 EP SPS, ST BT कॉटन, क्राई 1AC, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें तो BT कॉटन जो है वो क्राई 1AB पर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर अपन देखें ब्रिंजल की बात करें CP4 EP SPS का यूज होता है, जबकि ST BT में भी वहां पर भी अपन देखें क्राई 1AC का कई बार यूज होता है। ST BT कॉटन में चेंज हो जाता है, क्राई 1AB AC हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन ऑप्शन देखते हैं वो हमारा पहला ही बस सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बार स्टार एंड बार्नेज जीन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। बार स्टार जो बार्नेज जीन है मेनली वो किसमें यूज करते हैं, GM सरसों में यूज किए जाते हैं, GM मस्टर्ड में यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GM सरसों। Consider the following statement. In India, it is mandatory of importers of major crops to declare that the products are not genetically modified. अगर भारत में प्रमुख फसलों के आयातक हैं, ठीक है, तो उन्हें घोषित करना होगा कि अनिवार्य है कि अगर उत्पाद जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित है या नहीं है, ठीक है। As per FSSAI, there must be a zero presence of GMO in imported food. अगर FSSAI के अनुसार क्या आयातित खाद्य पदार्थों में GMO की शून्य उपस्थिति की, GMO जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या उपस्थिति शून्य होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि अगर किसी प्रकार से संशोधित है या नहीं है उसके बारे में घोषित करना आवश्यक है। पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, किससे संबंधित है, उत्तक, 3 माता पिता वाला बच्चा, जीन संपादन या पशु क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, एनिमल क्लोनिंग, 3 पेरेंट्स बेबी या टिश्यू। तो माइक्रो प्रोपगेशन मेनली उत्तक से संबंधित है, ए इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्टी सेल थेरेपी, ठीक है, कार्टी सेल थेरेपी किसके लिए है, HIV ट्रांसमिशन, कैंसर ट्रीटमेंट, स्टेम सेल, GM क्रॉप, GM फसलें, स्टेम सेल कैंसर उपचार या HIV संक्रमण के लिए। तो मेनली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, CAR का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो हमारी T लिम्फोसाइट्स, हमारी T सेल्स होती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, उनके साथ इन्हें जोड़ा जाता है एक रिसेप्टर जो कि कैंसर कोशिकाओं को पकड़कर उन्हें नष्ट करने में सहायता करता है। तो ये किससे संबंधित है, कैंसर उपचार से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement. High frequency can travel at faster speed but
कैन गो ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, जो हमारी उच्च आवृत्तियां हैं वो तेज गति से यात्रा कर सकती हैं लेकिन केवल कम दूरी तक ही जा सकती है। उच्च आवृत्तियों के कारण उनकी तरंग लहर बहुत ज्यादा कम होती है, तो इससे जो है वो ज्यादा डिस्टेंस लंबी नहीं जा सकती। इसका आंसर जो स्टेटमेंट है वो पहला करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली चाइना लॉन्च लो फ्रीक्वेंसी 6G सैटेलाइट, हाल ही में चीन ने कम आवृत्ति वाला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। 6G उपग्रह लॉन्च जरूर किया है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा स्टेटमेंट है सेकंड वो इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, पौधे अपनी वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी साथ में लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ग्रोथ के लिए दोनों ही लिए जाते हैं। ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड कब ली जाती है, जब खाना बनाते हैं, उसके अलावा बाकी ऑक्सीजन ही प्राप्त करते हैं प्लांट्स। उसके अलावा सिंगल सेल्ड एनिमल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन वेयर एज मल्टी सेलुलर कैन नॉट, ठीक है। एक कोश की जानवर ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं जबकि बहुकोश की नहीं रह सकते। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कई सारे ऐसे सिंगल सेल एनिमल है जो ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते, तो ऐसे में सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन संपादन तकनीक जो है वो किस जीन संपादन तकनीक एडिटिंग टेक्नोलॉजीज है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। CRISPR-Cas9 की बात करते हैं। CRISPR-Cas9 फॉर्म में देखते हैं क्लस्टर रेगुलरली, ठीक है। स्पेस पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो CRISPR है। टालेन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूक्लियस वगैरह चेंज करने के लिए मेगा न्यूक्लियसेस है। फोर्थ है सानेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू अचीवमेंट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, नवीनतम तकनीकों में उपलब्धियों की बात कर रहा है। लिविंग रोबोट्स फ्रॉम फ्रॉग सेल, मेढक कोशिकाओं से जीवित रोबोट, हमने बिल्कुल जो मेढक की कोशिकाएं उनका उपयोग करके हमने क्या बनाया, एक रोबोट बनाया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोकन ऑप्टिक नर्व, टूटी हुई ऑप्टिकल तंत्रिका का पुनर्निर्माण, अभी फिलहाल इस पर काम चल रहा है कि ऑप्टिक नर्व जो खराब हो चुकी है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, तो ऐसे में उसका रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो अभी ये सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, वो हमारी अचीवमेंट के रूप में नहीं देखा जाएगा। यार्न फ्रॉम ह्यूमन स्किन सेल, मानव त्वचा कोशिका से एक धागा का निर्माण किया गया, यार्न का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो थर्ड हमारे सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित मिलानों का देखें। हॉप मिशन मार्स से है, बेबी कोलंबो मरकरी से है, हायाबुसा एस्टेरॉइड से है। जब हम बात करते हैं जो हॉप मिशन संबंधित है वो मार्स से संबंधित था। बेबी कोलंबो जो मिशन है वो भी हमारा किससे जुड़ा हुआ है, जो जापान का है, ठीक है, मरकरी से जुड़ा हुआ है, जाक्सा ने बनाया। और दूसरा हायाबुसा भी एक क्षुद्र ग्रह में, ठीक है, एक प्रकार के उपग्रहों को भेजने की बात है। तो तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे, तीनों सही है। तो ऐसे में इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। Consider the following statement. Currently there is no vaccine available for hepatitis C. वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। हेपेटाइटिस के लिए अभी कोई भी टीका नहीं। हेपेटाइटिस सी इज मेनली अ ब्लड बोर्न इलनेस whereas hepatitis A transmitted through फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस सी जो है मुख्य रूप से रक्त जनित बीमारी, जबकि हेपेटाइटिस ए जो है भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ग्राफीन के बारे में स्टेटमेंट और इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल एंड टफेस्ट मटेरियल, ये दुनिया का सबसे पतले और सबसे कठोर सामग्री में से एक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, टिल डेट देयर इज नो एविडेंस ऑफ ग्राफीन प्रेजेंस इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है। आज तक बाहर अंतरिक्ष सामग्री में ग्राफीन की उपस्थिति की कोई सबूत नहीं है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में इसके सबूत थोड़े बहुत मिले हैं। इट हैज अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन कार्बन नैनोट्यूब, इसमें कार्बन नैनोट्यूब की तुलना में उच्च तापीय चालकता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा थर्ड भी जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस, निम्नलिखित में मिलानों पर विचार करें, ठीक है। अवेयर टूल, एंटीबायोटिक्स, अवेयर जो टूल है एंटीबायोटिक से जुड़ा हुआ है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रिप्लेस, एड्स अवेयरनेस, रिप्लेस जो है वो मेनली किससे जुड़ा हुआ है, तंबाकू से जुड़ा हुआ है, तंबाकू से संबंधित है, टोबैको से संबंधित है, टोबैको की बीमारी से। तो वहां पर रिप्लेस जो है वो एड्स से संबंधित नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निश्चय पोर्टल है वो टीबी से संबंधित है, तो जो निश्चय है वो पोर्टल ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है कि हम 2025 तक इसे समाप्त करेंगे। हालांकि अब संभव नहीं हो पाया कि हम 2025 तक टीबी को समाप्त कर पाए। तो पहला और थर्ड जो वो सही हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस इन कॉन्टेक्स्ट टू डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या मिलान पर देखें। येलो कंटामिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, पीला दूषित प्लास्टिक बैग को ले जाता है। ब्लू जो है
एनाटॉमिकल वेस्ट है, ऑरेंज ब्रोकन ग्लासवेयर को ले जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा पीला है वो नॉर्मली क्या होता है, शारीरिक एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज होता है। येलो जबकि ब्लू यूज होता है वो हमारे कांच वाले बर्तन के लिए यूज होता है। यहाँ पर एक्चुअली उल्टा हो गया है, ठीक है ना ही। और तीसरे में जब ब्रोकन ग्लासवेयर की बात करते हैं उसके लिए भी ब्लैक का ऑरेंज का इस्तेमाल नहीं होता है। तीनों ही हमारे जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जो मैचेस हैं वो इनकरेक्ट होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात चल रही है। इट कवर्स पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत शामिल है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ WTO, या WTO के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। हमारा भी सेकंड भी सही हो जाएगा। इट डिटरमाइन वेदर अ न्यू फॉर्मुलेशन डिजर्व अ पेटेंट और नॉट। ये निर्धारित करता है कि कोई नया फॉर्मुलेशन जो है वो पेटेंट के लायक है या नहीं है। तो मेनली जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट जारी नहीं करता, अलग तरीके से क्या होता है, वीपो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आईपीएस इंड्यूस्ड। ठीक है, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात चल रही है यहाँ पर। स्टेम सेल derived from the embryonic stage, भ्रूण अवस्था से प्राप्त स्टेम सेल created through the introduction of embryonic genes, भ्रूण जीन के परिचय के माध्यम से बनाई गई स्टेम सेल स्पेसिफिकली यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। स्टेम सेल विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल रोगों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। या यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर आर्थराइटिस ट्रीटमेंट, गांठिया के इलाज के लिए यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल की बात की जाती है, जहां पर हम स्टेम सेल क्रिएट करते हैं किसके द्वारा, एम्ब्रियोनिक जीन्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन क्लाउडी वेदर राडार ऑपरेट बेटर देन लेडार। यहाँ पर राडार और रेडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और लेडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग की बात करते हैं। बादल वाले मौसम में राडार जो है लेडार से बेहतर काम करता है। तो बिल्कुल अगर लेडार की बात करें तो लाइट पर है, अगर बादल बीच में आ जाएंगे तो लेडार सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। लेडार की बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत बेहतर होता है राडार से, लेकिन फिर भी बादलों में ये काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। दूसरा, राडार प्रोवाइड बेटर एंड प्रिसाइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू लेडार। राडार लेडार की तुलना में किसी वस्तु की बेहतर और सटीक छवि प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, लिडार जो है वो ज्यादा बेहतर है राडार से, लेकिन वो मौसमी जब समस्याएं आती है, क्लाउडी वेदर होता है, उस समय में लिडार नहीं काम कर पाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिडार ज्यादा बेटर है राडार से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस, परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IIT दिल्ली। ठीक है, परम से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो कहाँ पर रखे गए हैं, तो मेनली जो परम शिवाय है वो IIT BHU में ही इंस्टॉल किया गया है। परम शक्ति जो है IIT खड़गपुर में, जबकि जो परम ब्रह्मा है वो CDEC में रखा गया है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम लीस्ट टाइम टू परफॉर्म कैलकुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गणना करने में सबसे कम समय लेगा, फुगाकू, समिट, साइकामोर या परम सिद्धि। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो सबसे तेज जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होगा वही कम समय लेगा, तो ऐसे में इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फुगाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिशन इवेंट ऑफन सीन इन न्यूज मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू। समाचारों में अक्सर देखी जाने वाली विपरीत घटना सब क्या किससे संबंध है, क्वांटम अनसर्टेनिटी, अलाइनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एंटेनमेंट ऑन सुपरपोजिशन एंड लैग्रेंज पॉइंट की बात, क्वांटम अनिश्चितता, खगोलीय पिंडों का संरेखण, उलझाव और सुपरपोजिशन और लैग्रेंज बिंदु। तो मुख्यतः जो विपरीत घटना है वो क्या है, एक प्रकार से जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनके अलाइनमेंट से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगुलैरिटी ऑफन सीन इन न्यूज इज, अक्सर खबरों में रहने वाली सिंगुलैरिटी क्या है, वह बिंदु जहां घनत्व अनंत हो जाता है, पॉइंट वेयर डेंसिटी बिकम इनफाइनाइट, पॉइंट वेयर एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एक्सक्रीशन डिस्क ऑफ ब्लैक होल से अवरोधी डिस्क, या पॉइंट वेयर डेंसिटी बिकम ऑलमोस्ट जीरो, वह बिंदु जहां घनत्व लगभग शून्य हो जाता है। तो मुख्यतः सिंगुलैरिटी किससे संबंधित है, ऐसा बिंदु जहां पर घनत्व अनंत होता है, पॉइंट वेयर डेंसिटी बिकम इनफाइनाइट, जहां पर यूनिवर्स के सेंटर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वासार्स, क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन दे ओनली फाउंड इन गैलेक्सीज दैट हैव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। हाल ही की जानकारी के अनुसार मुख्यतः कहां पर पाए जा रहे हैं, उन आकाशगंगों में पाए जाते हैं जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दे आर वेरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट इमिट जेट्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये बहुत चमकीले होते हैं जो रेडियो आवृत्तियों पर जेट उत्सर्जित करते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। मिल्की वे होस्ट बिगेस्ट क्वासार, मिल्की वे में सबसे बड़ा क्वासार है, तो मिल्की वे में नहीं है। ठीक है, मिल्की वे से अन्य लगभग
15 करोड़ किलोमीटर से, लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर ये हमारे क्या किलोमीटर तक दूर ये दिखाई देता है, तो मिल्की वे में नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement context to sun's corona. सूर्य की कोरोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The corona cannot be seen in the naked eye except during a total solar eclipse or with the use of coronagraph etc. कोरोना के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोनाग्राफ आदि को उपयोग के अलावा नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ कब होगा, सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कोरोना इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द सन। कोरोना सूर्य की सबसे चमकीली और सबसे गर्म परत है, ठीक। इसकी जो सतह से बहुत ज्यादा गर्म होती है परत, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सबसे ज्यादा ही गर्म होती है, ठीक है। ऐसे में ये जो हमारा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is the criteria on the basis of which IUU classify planets and dwarf planets, ठीक। ऑर्बिट अराउंड एनी फुली फ्लैश्ड स्टार, किसी भी पूर्ण विकसित तारे के चारों ओर परिक्रमा का करना, ठीक। नेक्स्ट, खुद को गोलाकार आकार में खींचने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है, नीड्स टू हैव इनफ ग्रेविटी टू पुल इटसेल्फ इनटू अ स्फेरिकल शेप, क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है। अपनी कक्षा के आसपास क्षेत्र को साफ करना। तो मुख्यतः जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेट्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, वो हमारा दिखाई देता है कि अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट और सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, हमारा थर्ड जो है ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, ठीक। कोल्ड एंड हॉट क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑफन सीन इन न्यूज़ आर, समाचारों में अक्सर देखी जाने वाली ठंडी और गर्म शास्त्रीय वस्तु क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑब्जेक्ट, कोपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, ओट क्लाउड पार्ट या पार्ट ऑफ मॉनसून या क्षुद्र बेल्ट वस्तु, या कोइपर बेल्ट वस्तु, ओट बादल भाग या चंद्रमा की कक्षा का भाग। तो मुख्यतः जो ठंडी और गर्म शास्त्रीय वस्तु के रूप में देखा जाता है, जो कूपर बेल्ट है उसके रूप में इसे जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Consider the following statement context of WHO funding. As March of 2020 assessed contribution of US was largest among member of countries. मार्च 2020 तक सदस्य देशों में अमेरिका का मूल्यांकन योगदान जो है वो सबसे बड़ा था, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रिसेंट ईयर असेस्ड कंट्रीब्यूशन हैज अकाउंटेड फॉर मोर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, हाल के वर्षों में मूल्यांकन योगदान स्वैच्छिक योगदान से कहीं अधिक था, ठीक है। तो मूल्यांकन योगदान की बात करें तो वो क्या था, अगर हम यहाँ पर बात करें स्वैच्छिक योगदान ज्यादा रहा, तो ऐसे में सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ईच मेंबर्स स्टेट मस्ट कंट्रीब्यूट टू WHO फंडिंग, प्रत्येक सदस्य राज्य को WHO फंडिंग में योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AEFI दैट सी इन न्यूज़ इंक्लूड, समाचारों में देखिए EFI मौत है इसमें शामिल है, एंजाइटी अबाउट इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बारे में चिंता, वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट, वैक्सीन की गुणवत्ता में दोष या कोइंसिडेंटल, ठीक है, कोइंसिडेंटल इवेंट्स है, नॉट ड्यू टू द वैक्सीन, संयोग की घटनाएं हैं जहां पर हम क्या देखते हैं टीकाकरण नहीं हुई है। तो मुख्यतः ये तीनों प्रकार की चीजें यहां पर देखी गई हैं EFI के अंतर्गत, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एज पर करंट इंफॉर्मेशन इट ओनली अफेक्ट्स द मेंबर ऑफ द पिग फैमिली, वर्तमान जानकारी के अनुसार यह केवल जो है वो किसको, सुअर परिवार को सदस्यों को प्रभावित करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है वो पिग से संबंधित है। इट इज कॉज्ड बाय अ लार्ज डीएनए वायरस, ये एक बड़े डीएनए वायरस के कारण होती है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कांटेक्ट विद पिग्स और पोर्क, यह सुअरों और सुअर के मांस के संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में नहीं फैल सकता है। तो अभी तक की अगर स्थिति देखी जाए तो अभी क्या है, अगर ये ह्यूमंस में अभी कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं फैल रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मानव फर्स्ट 3D प्रिंटेड रोबोट है, मानव जो है वो पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं दक्ष जो है वो बॉम्ब डिस्पोजल के लिए यूज होता है, जो दक्ष बॉम्ब है बॉम्ब डिस्पोजल के लिए लगाया गया है दक्ष रोबोट को। बैंडिकूट मैनुअल स्कैवेजिंग है, बैंडिकूट जो है वो मैनुअल स्कैवेजिंग से संबंधित है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है तीनों में सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग मैसेज कॉन्टेक्स्ट टू ड्रोन्स, ड्रोन्स की कैटेगरी देखते हैं अपन। नैनो लेस देन 250 ग्राम, जो नैनो कैटेगरी की अगर बात करें तो 250 ग्राम से जो कम वजन वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नैनो ड्रोन्स कहलाते हैं। दूसरा स्मॉल 250 ग्राम से 2 किलो और मीडियम 2 kg से 25 kg। तो स्मॉल जो है स्मॉल कहलाते हैं एक्चुअली पे 2 kg से 25 किलो तक, जबकि 250 ग्राम और 2 kg से जो कैटेगरी है वो किसमें आती है, माइक्रो में आती है। तो हमारा जो सेकंड है थर्ड है वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। स्मॉल कैटेगरी में देखें तो 2 kg से 25 kg, जबकि नैनो के बीच में एक और कैटेगरी है माइक्रो कैटेगरी है जिसमें 250 ग्राम से 2 किलो तक आते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बस यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement: ballistic missile are similar to rocket engine, whereas cruise missile similar to jet engine. ballistic missile rocket engine के समान है, जबकि जो cruise missile है वो jet engine के समान है।
जनरली एक्यूरेसी ऑफ क्रूज मिसाइल इज लो एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। जो आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में क्रूज मिसाइल की सटीकता कम होती है। क्रूज मिसाइल की सटीकता अधिक होती है जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की सटीकता कम हो सकती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा ऊपर तक वायुमंडल में जाती है फिर उसके बाद गिरती है, जबकि क्रूज मिसाइल धरती के पैरेलल चलती है और उसकी सटीकता ज्यादा होती है, जिसकी कम रेंज भी होती है। जनरली बैलिस्टिक मिसाइल आर लॉन्ग रेंज वेयरएज क्रूज मिसाइल आर शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो हमने बात की क्रूज मिसाइल जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज होती है, बहुत ज्यादा पृथ्वी के पास ही चलती है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वहां पर क्रूज मिसाइल की जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें। प्रोजेक्ट नेत्र मिसाइल ट्रैकर, त्रिनेत्र डिटेक्ट डेब्रीज, सिंधु नेत्र जैसे सैटेलाइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। ठीक है, मुख्यतः जो प्रोजेक्ट नेत्र है वो किससे संबंधित है? मिसाइल ट्रैकर। तो प्रोजेक्ट जो नेत्र है वो मिसाइल ट्रैकर से संबंधित नहीं है, वो हमारे जो है डिटेक्ट डेब्रीज को रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ त्रिनेत्र डिटेक्ट डेब्रीज। ठीक है, सिंधु नेत्र सैटेलाइट से संबंधित है, जो हमारा सिंधु है वो उपग्रह से संबंधित है, किससे? नेत्र सैटेलाइट से संबंधित है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट टू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के संदर्भ में कथन देखते हैं। It specifically allows nuclear submarine to operate without the need to access atmospheric oxygen। यह विशेष रूप से परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति देता है। It generates power through the electrolysis of oxygen and hydrogen। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। Recently, DRDO installed indigenous AIP in 6 submarines under Project 75I। ठीक, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन पे ऑपरेट करने के लिए अगर हम किसकी बात करें, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, तो किससे संबंधित है? मेनली ठीक है, हाइड्रोजन से संबंधित है, सॉरी पावर जनरेशन से संबंधित है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है एटमॉस्फेयर की। दूसरा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं चलता है, ये विद्युत से चलता है। तीसरा, रिसेंटली DRDO इंस्टॉल्ड द इंडिजिनस AIP इन 6 सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट आई। तो मेनली ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल 75 के तहत क्या किया गया? 6 जो प्रोजेक्ट 75 है वो 6 सबमरीन से संबंधित है। ठीक, लेकिन ये आपकी इससे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement. INS Arihant and INS Chakra both are the nuclear submarine। INS Arihant और दोनों क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। INS Arihant is indigenous whereas INS Chakra taken from Russia। जो INS Arihant है वो क्या है? एक प्रकार से स्वदेशी बनाई गई है, बिल्कुल सही है। और INS जो चक्र है वो हमने रूस से लीज पर ली थी। करंटली INS चक्र आर कैरीज ओनली कन्वेंशनल वेपन। जो वर्तमान में INS चक्र है वो केवल पारंपरिक हथियार ले जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार डस्ट ऑफन सीन इन न्यूज। अक्सर जो खबरों में स्टार डस्ट है वो किससे संबंधित है? डिब्रीज ट्रैकर, बायोफ्यूल बेस्ड रॉकेट, फास्टेस्ट इंटरनेट फैसिलिटी, ट्रैक लाइफ ऑफ अ स्टार। मलबा ट्रैकर जैव ईंधन आधारित रॉकेट, सबसे तेज इंटरनेट सुविधा या किसी तारे के जीवन से संबंधित है। तो स्टार डस्ट संबंधित है किससे? ऑप्शन बी जैव ईंधन आधारित रॉकेट से संबंधित है, बायोफ्यूल बेस्ड रॉकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गगनयान की बात पूछ रहा है। ठीक है, इट इज द इंडियाज फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम सेट फॉर 2022। यह 2022 के लिए निर्धारित भारत का सबसे पहला। ठीक है, तो 2022 की बात नहीं हो पाता, हमारा जो स्टेटमेंट है वो पहले करेक्ट हो जाएगा कि अभी तक तो भेजा ही नहीं गया है। ठीक है, तो 2022 के लिए 2024 के लिए बना था, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो चुका है। The spacecraft will be placed in a low Earth orbit of 300 to 400 किलोमीटर। हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पर हम स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट पर रखने वाले हैं। केयर एक्सपेरिमेंट इज अ पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम। केयर जो प्रयोग है वो गगनयान कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड और थर्ड है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। India has become the 4th country in the world to have its independent regional navigation satellite system recognized by the International Maritime Organization as a part of the worldwide radio navigation system। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसकी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का एक भाग के रूप में मान्यता दी गई। इसका अर्थ है ऑल मर्चेंट वेसल्स आर ऑथराइज्ड टू यूज इट एनीवेयर इन इंडो पैसिफिक ओशियन। सभी व्यापारी जो है जहाजों को इंडो पैसिफिक महासागर में कहीं भी इसका उपयोग करने की अनुमति है। ऑल मर्चेंट वेसल्स आर स्मॉल फिशिंग वेसल्स आल्सो ऑथराइज्ड टू यूज इट। सभी व्यापारी जहाजों और छोटी मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी इसका उपयोग करने की अनुमति है। ठीक, यहाँ पर जो बात हुई तीसरा, ओनली मर्चेंट वेसल्स टू ऑथराइज्ड टू यूज इट, ओनली मिलिट्री वेसल्स कैन यूज इट। केवल सैन्य जहाज के उपयोग कर सकते हैं और केवल व्यापारी जहाजों को इसका उपयोग किया सकता है। तो यहाँ पर इंडो स्पेस महासागरों की बात नहीं की गई, मेनली सभी व्यापारी जहाज और छोटे मछली पकड़ने वाले इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Solid fuel motor, when ignited, it burns until it runs out of propellant. Liquid fuel engine can be stopped or restarted. Hypergolic propellants represent an intermediate groups between solid and लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। ठोस ईंधन मोटर को प्रज्वलित करने पर यह तब तक जलती रहती है जब तक कि इसका प्रोडक्ट समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो ठोस ईंधन मोटर है वो तब तक जलती रहती है जब तक इसका प्रोडक्ट समाप्त नहीं होता। तरल ईंधन और ईंधन को रोका या पुनः चालित किया जा सकता है, क्योंकि तरल ईंधन और उसका ऑक्सीडाइजर अलग अलग रखा जाता है, इसलिए कभी भी इसे रोका भी जा सकता है। हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ठोस और तरल प्रोडक्ट इंजन के बीच में एक मध्यवर्ती समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड हमारे करेक्ट है कि तरल ईंधन में क्या होता है वो हम से रोक सकते हैं और पुनः चालू कर सकते हैं, जबकि हाइपरगोलिक जो प्रोडक्ट ठोस और तरल प्रोडक्ट के बीच में मध्यवर्ती कार्य नहीं करता। तो पहला हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1 एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर दी करेक्ट आंसर। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात चल रही है। इन दिस ऑर्बिट सैटेलाइट ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। मतलब अगर एक स्थानिक समय है वहां पर वो हमेशा एक स्थानीय समय पर दिखाई देता है। जब सन का जो टाइम होता है उसी टाइम पर ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, द सैटेलाइट ऑलवेज, जो सन का एक पर्टिकुलर टाइम है जिस एंगल पर हमें दिखाई देगा उस टाइम पर हमें ये हमेशा उस जगह पर दिखाई देगा। जब भी हम स्थानीय समय मतलब एक पर्टिकुलर, अगर आज 10 बजे दिखा तो अगली अगर हम 10 बजे की सुबह की बात करेंगे तो हमें वो फिर से दिखाई देता है। ठीक है, द सैटेलाइट ऑलवेज बी इन द सेम फिक्स पोजीशन रिलेटिव टू सन। ठीक है, ये उपग्रह हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक ही स्थिर स्थित होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन सूर्य से जो इसका एंगल है बिल्कुल एक निश्चित बना रहता है। ऐसे में वो कैसा लगता है, स्थायी लगता है, फिक्स पोजीशन पर लगता है। ठीक है, तो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, डिजीबॉक्स एन अल्टरनेटिव टू गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स 20 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज लॉन्च्ड बाय। ठीक है, मेनली जो डिजीबॉक्स है वो गूगल ड्राइव का विकल्प है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेनली इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 15B शिवालिक क्लास, प्रोजेक्ट 17 दिल्ली क्लास, प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। जो मुख्यतः यहाँ पर क्या अलग अलग क्लास की बात कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट है जो हमारे रक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट 15B है वो दिल्ली क्लास से संबंधित है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 की जो शिवालिक क्लास है प्रोजेक्ट 17 वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, प्रोजेक्ट 15 भी जो है वो दिल्ली क्लास से संबंधित है, जबकि प्रोजेक्ट 17 जो है वो हमारे अलग चीज से अलग क्लास से संबंधित है। ठीक, जो हमारा प्रोजेक्ट 17A है वो नीलगिरी क्लास से संबंधित है। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो शिवालिक क्लास है उसके लिए प्रोजेक्ट 15 यूज किया गया है। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आकाश मिसाइल। आकाश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दैट कैन एंगेज। आकाश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित है, मध्यम दूरी से है। अगर यहाँ पर मध्यम मीडियम रेंज की नहीं है, शॉर्ट रेंज की है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एज एन IGMDP के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है, हमारा जो इंडियसली हमारा गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IGMDP के तहत इसे बनाया गया। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजेंद्र राडार इज अ 3D राडार कैपेबल टू ट्रैक अप टू 64 टारगेट्स। राजेंद्र राडार जो है वो एक 3D राडार है जो 64 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। ठीक है, दूसरा इंद्रा इज अ मोबाइल सर्वेलेंस 2D राडार सिस्टम। इंद्रा जो है वो मोबाइल निगरानी का 2D राडार प्रणाली है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेलिना इज अ हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग मिसाइल। हेलिना का नाम ही जो अपन देखते हैं यहाँ पर हेलिना है, लीना, तो यहाँ पर हेली से हेलीकॉप्टर है और ना से नाग है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर वर्जन जो नाग मिसाइल का, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। सौर वेरिएंट ऑफ दी K-15 सागरिका, जो K-15 सागरिका का ये सौर संस्करण है। ठीक है, K-15 सागरिका मुख्यतः हमारे जल में यूज होती है। ठीक है, सबमरीन वगैरह में यूज होती है, तो उसका सौर जो है संस्करण है। धनुष इज अ नेवल वेरिएंट ऑफ अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर जो धनुष है वो नौसैनिक संस्करण नहीं है अग्नि का। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्भय के बारे में दिया हुआ लॉन्ग रेंज सबसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। हमने पीछे भी निर्भय की बात की थी, वहां पर हमने देखा था वो सबसोनिक तो है लेकिन वो क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है। इट इज एन इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन टॉमाहॉक। ठीक है, ये अमेरिका टॉमाहॉक का भारतीय संस्करण है। तो हमारा कई बार जो है टॉमाहॉक के रूप में इस वर्जन को देखा जाता है निर्भय को। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द वेट बल्ब टेंपरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा वेट बल्ब तापमान को सही ढंग से परिभाषित करता है। एम्बिएंट एयर टेंपरेचर मेजर्ड इन द शेड, छाया में मापा गया परिवेशी वायु तापमान। टेंपरेचर एट व्हिच वाटर वेपर स्टार्ट टू कंडेंसेट आउट ऑफ द एयर, वह तापमान जिस पर जल वाष्प वायु से बाहर संघनित होने लगता है। टेंपरेचर ऑफ द मॉइस्चर
थर्मोमीटर एक्सपोज टू द एयर फ्लो, वायु प्रवाह को संपर्क में आने वाले नमी थर्मामीटर का तापमान, या द एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर्ड इन दी डायरेक्ट सनलाइट, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश में आ गया परिवेशी तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख्यतः ये क्या है, एक प्रकार का ऐसा टेम्परेचर है जो मशीन थर्मोमीटर एक्सपोज जो होता है एयर फ्लो में, उसे मापने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Artificial neural network, it is a vital subset of machine learning that helps computer scientists in their work on the complex tasks. It is designed to simulate the way the human brain analyze the process information. यह मशीन लर्निंग का एक महत्वपूर्ण उप समूह है जो कंप्यूटर और वैज्ञानिकों के जटिल कार्यों पर उनके काम को करता है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा, यह मानव मस्तिष्क द्वारा जानकारी का विश्लेषण और प्रसंस्करण करने के तरीके का अनुकरण करने में लिए डिजाइन किया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following statement regarding कार्बोवैक्स इज आर करेक्ट। कार्बोवैक्स के बारे में देखते हैं स्टेटमेंट। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इट नीड्स टू बी स्टोर्ड एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे 0 डिग्री में संग्रहित करने की आवश्यकता है। तो 0 डिग्री नहीं, इसे आराम से हम 2 से 8 डिग्री के टेंपरेचर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट्स, यह पुनः प्रयोजक प्रोटीन सब यूनिट पर आधारित है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following statement are correct? Greenland's icebergs, snailfish are able to survive in the chilly waters of the Arctic due to antifreeze protein in their blood. Snailfish get their sign by converting blue wavelengths of sunlight into green, red and yellow light. जो ग्रीनलैंड के हिमखंड घोंघा मछली अपने रक्त में एंटीफ्रीज प्रोटीन के कारण आर्कटिक के ठंडे पानी में जीवित रहने में सक्षम है, ठीक है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्नेलफिश गेट देयर साइन बाय कन्वर्टिंग ब्लू वेवलेंथ सनलाइट इनटू ग्रीन, रेड, येलो लाइट। घोंघा मछली सूर्य के प्रकाश में नीली तरंग दैर्घ्य को हरे, लाल या पीले प्रकाश में परिवर्तित करने का चमक प्राप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी प्रकार से लाल में नहीं बदल सकती, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज लो अर्थ ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मुख्यतः कहां पर होती है? लो अर्थ ऑर्बिट में 2000 किलो, जो हम पृथ्वी देखते हैं उस पृथ्वी में लगभग 2000 किलोमीटर तक हम लो अर्थ ऑर्बिट देखते हैं, जबकि हमारी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है लगभग 36000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। इसे 36000 किलोमीटर तक रखा जाता है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं आता है। The orbital period of the satellite in this orbit is same as the rotation of the Earth around its axis. इस कक्षा में उपग्रह की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घुमाने के समान ही होती है। तो ऐसी ऑर्बिट होती है ये जियोस्टेशनरी, जहां पर हमें जो उपग्रह होता है वो बिल्कुल सेम दिशा में दिखाई देता है, हमेशा वो 24 घंटे में चक्कर लगा के अपनी जगह पर आ जाता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। एचएफसी के बारे में। इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रोजन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इट ओनली इमिट्स वाटर वेपर एंड वार्म एयर, यह केवल जल वाष्प और गर्म हवा उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ वाटर वेपर या वार्म एयर को नहीं निकालता है। इट टेक्स आवर्स टू रिफिल द हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, जो हमारी हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन है फिर से भरने में बहुत ज्यादा घंटों लगते हैं, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन ए है फर्स्ट और थर्ड वो सही हो जाएंगे, ठीक है, 1 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात चल रही है। इट इज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से क्या है, एक सूचीबद्ध कंपनी है, ठीक। दूसरा, इट अप्रूव्ड द रेगुलेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अनुमोदित और विनियमित होती है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। टोमेटो फ्लू, देयर इज अ नो स्पेसिफिक ड्रग टू क्योर टोमेटो फ्लू। टमाटर फ्लू के ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इट इज कॉज्ड बाय द इंटेस्टाइनल वायरसेस एंड इज रेयर इन एडल्ट्स, ये हाथों के वायरस के कारण होता है और वयस्कों में दुर्लभ होता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, द ट्रीटमेंट ऑफ टोमेटो फ्लू इज सिमिलर टू द ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया। टमाटर फ्लू का उपचार चिकनगुनिया के उपचार के समान ही, वैक्सीन नहीं बनी है लेकिन किसी प्रकार से हम चिकनगुनिया के इलाज के तरीके से चला पा रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नोवा, अ स्ट्रांग एक्सप्लोजन ऑकर्स टेम्पररीली ऑन द स्टेलर सरफेस, तार की सतह पर अस्थायी रूप से एक मजबूत विस्फोट होता है, ठीक है। तो नोवा जो होता है वो प्रकार से क्या है, टेम्पररी एक्सप्लोजन होता है। एन इंक्रीज इन ब्राइटनेस बाय हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ टाइम्स ऑकर्स फॉलोड बाय ग्रेजुअल डार्कनिंग ओवर वीक्स और मंथ्स। चमक में सैकड़ों के लाखों गुना वृद्धि होती है, जिसके बाद हफ्तों और महीनों तक धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। तो ये जब सुपरनोवा होता है, एक्सप्लोजन होता है, नोवा और एक सुपरनोवा होता है, ठीक है, मुक्त एक प्रकार का एक्सप्लोजन, तो वहां पर बहुत तेजी से ब्राइटनेस दिखाई देती है, ठीक। इट ऑकर्स इन बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ वाइट ड्वार्फ एंड अ मेन सीक्वेंस स्टार। यह एक बाइनरी सिस्टम में होता है जिसमें एक सफेद बौना और एक मुख्य अनुक्रम तारा होता है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
ओटीटी के बारे में दिया हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म विल बी गवर्न्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत क्या किए गए हैं, शासित होते हैं। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द रूल्स एस्टैब्लिश अ सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर विद अ कोड ऑफ एथिक्स एंड 3 टायर ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म। जो नियम आचार संहिता है वो 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक स्वयं नियामक वास्तुकला के स्थापित करता है। ठीक है, वहां पर हम केंद्र की भूमिका भी देखते हैं, राज्य की भूमिका भी देखते हैं। तो ये 3 टायर चलता है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रिगार्डिंग द साइबर अटैक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइबर अटैक के बारे में देखते हैं। इट इज अ मैलिशियस एक्ट that seeks to damage data, steal data और disrupt digital life। जो हमारा साइबर अपराध होते हैं, दुर्भावनापूर्ण से क्या किया गया है, डाटा को नुकसान, डाटा चोरी करना और समान रूप से डिजिटल जीवन को बाधित करने का प्रयास करता है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। मालवेयर, ट्रोजन एंड फिशिंग आर पार्ट ऑफ साइबर अटैक। जो मेलवेयर है, ट्रोजन है, फिशिंग है, वो क्या है, साइबर हमले का हिस्सा है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। देयर इज अराइज इज साइबर अटैक इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में साइबर हमलों में वृद्धि हुई थी, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कई टाइम से चीन जो है वो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, वो अपने आसपास के जितने भी रीजन है वहां पर उन्होंने साइबर अटैक चालू किए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। India's first commercial space situation awareness के बारे में। It will be set up by the गढ़वाल region of उत्तराखंड। इसे उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। It will be able to monitor satellite and debris in orbit ranging from low Earth orbit to geosynchronous Earth orbit। यह लो ऑर्बिट से लेकर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट की कक्षाओं में उपग्रहों और मलबे की निगरानी करने में सक्षम है। ठीक, तो हमारा ये जो गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड में इसे सेटअप किया जाएगा, हमारा स्टेटमेंट सही है। जबकि ये दूसरा दिया हुआ, इट विल बी मॉनिटर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट को नियंत्रण करेगा, मॉनिटर करेगा, इन पर नजर रखेगा। ठीक है, जो कि हमारी लियो और जियो कक्षा में है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका उल्टा आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं, पूछा क्या गया है कौन से करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट है। ऐसे में ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में पूछा गया है। इट इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। या भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। हमारा स्टेटमेंट सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। FRT इज एन एल्गोरिथम फेस टेक्नोलॉजी। FRT जो है एल्गोरिथम आधारित तकनीकी है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये एल्गोरिथम पर काम करता है। ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूजेस लार्ज डेटाबेस ऑफ फोटोज टू मैच एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। यह स्वचालित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम व्यक्ति का मिलान करने और उसकी पहचान करने में लिए फोटो के बड़े डेटाबेस का उपयोग करता है। बिल्कुल, अगर उसे फेशियल रिकॉग्नाइज करना है, किसी व्यक्ति की पहचान करनी है, तो उसे एक बड़ा डेटाबेस चाहिए फोटोज के रूप में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। The captured phase stored in the database cannot be integrated with any software। डेटाबेस के संग्रहित कैप्चर किए गए चेहरे को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो भी संग्रहित किया जा रहा है उसे एकीकृत किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया, तरल नैनो यूरिया के बारे में देखते हैं। इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली बाय द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से पेश किया गया था। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वेंशनल यूरिया बाय एटलीस्ट 50%। ये पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इट्स अ फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यह केंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर का केंद्रीय नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्टोनिया इज द वर्ल्ड्स ब्लॉकचेन कैपिटल। ब्लॉक एस्टोनिया दुनिया का ब्लॉकचेन राजधानी मानी जाती है। ठीक है, ये मुख्यतः यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा कि मेनली एस्टोनिया नहीं, आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो दुबई वाले क्षेत्रों में ज्यादा फैल रही है। ठीक है, तो कैपिटल नहीं मानी जा सकती एस्टोनिया। ठीक है, थर्ड, ब्लॉकचेन इज यूज्ड इन क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम। ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम में किया जाता है। मेनली ब्लॉकचेन की जो शुरुआत, मेनली जो इसका स्पेसिफिक यूज देखा गया वो क्रिप्टोकरेंसी में ज्यादा देखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। राष्ट्रीय मिशन के जो हमारा अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। मेनली नेशनल मिशन है क्या साइबर फिजिकल स्टेटमेंट पर
बात करें तो ये माइटी के अंतर्गत नहीं आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, डीएसटी में आ जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द मिशन एम्स एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब एंड 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च। यहां पर क्या किया जा रहा है, जो हमारे 15 प्रौद्योगिकी नवाचार हब खोले जाएंगे, 6 अनुप्रयोग नवाचार हब खोले जाएंगे और 4 प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क की स्थापना की जाएगी। पहला हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड्स ड्राइवरलेस कार्स दैट कम्युनिकेट सिक्योरली विद ईच अदर ऑन स्मार्ट रोड। इसके अनुप्रयोग से चालक रहित कारें शामिल हैं, स्मार्ट सड़कों पर एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से संचार करती हैं। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिशन, ईएमएफ के बारे में दिया हुआ है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ इनविजिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स, ठीक है, वो अदृश्य विद्युत और चुंबकीय बल के क्षेत्रों का एक संयोजन होता है। हमारा स्टेटमेंट सही है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द एटमॉस्फेयर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। जो हमारे चक्रवात वगैरह होते हैं वहां पर क्या देखे जा सकते हैं, ये जो गरज होती है उसके साथ हम वातावरण में ये ईएमएफ देख सकते हैं। ईएमएफ इमिशन फ्रॉम मोबाइल टावर्स डजंट हैव एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि मोबाइल टावरों द्वारा जो ईएमएफ उत्सर्जित किया जाता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, लोगों पर भी पड़ता है। पहला और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिया वायरस। लॉन्गिया वायरस के बारे में देखते हैं। इट इज अ जूनोटिक वायरस एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। यह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैल सकता। ठीक है, मुख्यतः ये फैल सकता है, ऐसे में फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ जीनस हेनिपा वायरस व्हिच हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम विद अ नेगेटिव ओरिएंटेशन। ये हेनिपा वायरस जीनस का हिस्सा है जिसमें नकारात्मक अभिविन्यास वाला एक फंसे आरएनए जीनोम का होता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। ये क्या फैल सकता है, ठीक, एनिमल्स से ह्यूमंस में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। क्रोनिक थकान सिंड्रोम, इट इज अ सीरियस एंड डेबिलिटिंग डिजीज अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। यह गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारी है जो शरीर में तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करती है। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज आल्सो नोन एज माइलेजिक एंसेफेलोमाइलिटिस, इसे माइलेजिक एंसेफेलोमाइलिटिस के रूप में भी जाना जाता है। हमारा पहला सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, किसे इस नाम से जाना जाता है। इट ओनली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, ये केवल 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रभावित करता है। तो ऐसा नहीं है 5 साल नहीं, 12 साल तक के बच्चों तक भी ये प्रभावित होता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओनली 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी की बात हो रही है। It has 2 solid propulsion stage and a liquid propulsion based velocity trimming module। ठीक है, यहाँ पर 2 ठोस प्रणोदन का उपयोग किया गया है। तो 2 ठोस प्रणोदन चरण नहीं है, यहाँ पर 3 ठोस प्रणोदन चरण है। 3 solid propulsion stage है। ठीक है, नेक्स्ट इट कैन अकोमोडेट ओनली 1 सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट को समायोजित कर सकता है, ये एक से अधिक सैटेलाइट को भी समायोजित कर सकता है। 500 किलोग्राम तक का एक सैटेलाइट, जबकि हम 10 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक के अन्य जो हमारे सैटेलाइट है उनको भी ले जा सकता है। इट कैन बी असेंबल्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हमारा ये जो सैटेलाइट है वो लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से जोड़ा जा सकता है। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बस करेक्ट है। हमारा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, जो हमारा सेकंड भी इनकरेक्ट है क्योंकि 2 ठोस नहीं प्रणोदक चरण नहीं है, 3 चरण है। जबकि दूसरा क्या दिया हुआ है, एक ही उपग्रह को ले जा सकता है, जबकि ये क्या एक से अधिक उपग्रहों को भी ले जा सकता है। तो ऐसे में सेकंड स्टेटमेंट में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, लंबवत और क्षैतिज दोनों तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Trematomyxoma IIPLC 32 is a bacteria which has the potential to cause microbial degradation pyrene। जो ट्रेमेटोमैक्सिमा है IIPLC 32 एक बैक्टीरिया है जो पायरीन को माइक्रोबियल क्षरण का कारण बन सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है, एक प्रकार का फंगस है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पायरीन जिसमें 4 बेंजीन रिंग होते हैं, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अत्यधिक विषैले वर्ग से संबंधित है। तो हमारा ये पायरीन है और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अफ्रीका इन 1920। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं
करेक्ट होगा। यह पहली बार 1920वें दशक में अफ्रीका में पाया गया था। इट इज अ वायरल डिजीज एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैल सकती है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं, तो इसका बिल्कुल कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है, तुम्हारा सेकंड सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 and only। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following statement are correct? AlphaFold is a deep neural network based protein structure prediction tool। AlphaFold एक deep neural network आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। ROS-TT a fold tool can predict the structure of protein complex more accurately than AlphaFold। जो ROS-TT a fold उपकरण है वो AlphaFold की तुलना में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की संरचना का अधिक सटीक अनुमान लगा सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि AlphaFold इससे ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि पहला सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए only 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साल्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं द वैक्यूम एवापोरेशन मेथड इन्वॉल्व्स द एवापोरेशन ऑफ साल्ट ब्राइन बाय स्टीम हीट इन लार्ज कमर्शियल एवापोरेट्स कॉल्ड वैक्यूम पैन्स। वैक्यूम वाष्पीकरण विधि के बड़े वाणिज्यिक वाष्पीकरणताओं में भाप की गर्मी से नमक के नमकीन पानी का वाष्पीकरण शामिल है, जिसे वैक्यूम पैन कहा जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जो भारत है वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। तो इसके अलावा कई अन्य उत्पादक देश भी बने हैं जैसे यूएसए वगैरह। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए। इसी के साथ हमारे ये 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। डे 66 कंप्लीट होता है। अगले डे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।